तो फाइनली लगभग अब यह तय हो गया कि आवेदन अब जो बिहार शिक्षक बहाली की आवेदन होनी है वो होके ही रहेगी और स्टार्ट हो गया है। जी हाँ, इसका सीधा प्रमाण यही है कि न्यायालय ने जो तारीख है उसको बढ़ा दिया है। जो केस की सुनवाई होनी थी उसकी अगली तारीख मुकर्रर कर दी गई है और वो तारीख होगी अगस्त के लास्ट का। तो ऐसे में आवेदन की प्रक्रिया जो है कहीं से कोई बाधित नहीं होने वाली है और आवेदन भी होगी, परीक्षा भी होगी और बहाली भी होगी, क्योंकि पिछली सारी रिजल्ट को जब हम लोग देखते हैं तो पता चलता है कि जब गवर्नमेंट का मंशा होता है कि इस बहाली को ले लेना है, इस फेज की नियुक्ति कर लेनी है, उस समय करके ही रहती है। तो ऐसे में दोस्तों कहीं भी इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ तैयारी पे ही फोकस करना है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ नीरज और आप देख रहे हैं सीटेट अधिगम। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा ताकि वीडियो समझ में आए। वीडियो में बहुत सारी बातें आज आप लोगों के साथ करने वाले हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो सीटेट का जो आप लोग का जनरल का पासिंग मार्क्स और क्वालिफाई मार्क्स का जो इशू चल रहा था, आप लोग के दिमाग में एक तरह से असमंजस की स्थिति पैदा हो गई थी कि क्या सही में जनरल के महिला अभ्यर्थी भी 90 पे ही क्वालिफाई माने जाएंगे? क्या ओबीसी और एसटी एससी के अभ्यर्थी जो 55% का क्राइटेरिया है उसी पर क्वालिफाई माने जाएंगे? तो ऐसा तो पहले भी नहीं था। समान प्रशासन आज से 6 महीना पहले इस लेटर को निकाल दिया था कि सारी बिहार सरकार की सरकारी नियुक्ति और योजनाओं में ये चीज़ इम्प्लीमेंट होगा और उसने एक क्राइटेरिया तय करके एक पेपर में कटिंग भी निकाला था। लेकिन उस चीज़ को आप लोग समझ नहीं पा रहे थे। मैंने इस पर पिछले 2-3 वीडियो को लगातार बनाया था कि ताकि आप लोग को समझ में आए। इसके बावजूद भी प्रश्न आ रहे थे, लेकिन कल का ये लेटर क्लियर कर दिया, आप लोग के दिल से ये निकल गया कि अब जो है शिक्षक बहाली में भी आरक्षण जो है एसटी एससी का 75 नंबर पे भी उनको आवेदन का मौका मिलेगा और जनरल की महिलाओं को 55% पे भी क्वालिफाई माना जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये सारी चीज़ें कल क्लियर हो गई है। बड़ी बड़ी अपडेट थी। इसी बीच बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट्स और फ़ोन कॉल्स व्हाट्सएप भी आ रहे हैं कि कैसे तैयारी करें, क्या होगा परीक्षा का प्रश्न। जी हाँ, किस बेस से उठाएगा प्रश्न को। लगातार सोशल मीडिया पे बहुत सारे एजुकेशनल चैनल को आप भी फॉलो कर रहे हैं। सभी लोग तमाम तरह के बिहार शिक्षक बहाली के अभ्यर्थी फॉलो कर रहे हैं। कहीं पे चीज़ें पढ़ाई जा रही है, लगातार उस चीज़ें को जो बीडीओ सीओ एससी डीएसपी के लिए पढ़ाई जाती है उस कंटेंट को लगातार रिवाइज कराया जा रहा है। भारतीय संविधान के बारे में पूरी डीप तरीके से बताई जा रही है। भारत की और बिहार की भौगोलिक दशा और दिशा को पूरी डीप तरीके से बताई जा रही है। एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें तो एंशिएंट हिस्ट्री का लाइन बाय लाइन पढ़ाया जा रहा है। दोस्तों, आप इस बात को भूल रहे हैं। परीक्षा का समय कम है और आपका पेपर है प्राइमरी का। ज़्यादा अगर विद्वान बनने की कोशिश कीजिएगा तो परीक्षा आधे रास्ते में ही छूट जाएगी, क्योंकि जिस लेवल को उठा के लोग चल रहे हैं उस लेवल से आप रास्ते में रह जाइएगा। परीक्षा का दिन भी आ जाएगा, परीक्षा भी हो जाएगा। वैसे में इस चीज़ पर आपको ध्यान देना होगा कि क्या क्या पढ़ने की ज़रूरत है। बेसिक चीज़ें, प्रश्न पत्र कैसे होंगे, कहाँ से प्रश्न पत्र उठा के लाएगा, तो इस पर जो है मैंने इसी वीडियो में एक इंक्लूड सेट का वीडियो बनाया है। लगभग आपको 50-60 प्रश्न आज हम आपको एक सेट के माध्यम से करवाने वाले हैं, जो कि बिल्कुल हम लोगों ने पूरी तरीके से इसका पड़ताल किया। पूरे जो भी अभी तक कार्यरत शिक्षक है उनसे भी हम लोग संपर्क करके इस चीज़ को जानना चाहे क्या यह लेवल प्राइमरी के लिए सही है, तो उनका कहना था कि बिल्कुल सही है। लेकिन कुछ अभ्यर्थियों की तरफ से भी कमेंट आ रहा था कि इस लेवल का प्रश्न ही नहीं पूछेगा। तो वैसे में हम लोग के भी दिमाग में संशय बना हुआ था कि नहीं भाई, इस चीज़ को क्लियर करने के बाद ही अभ्यर्थियों को सजेस्ट किया जाएगा कि इस लेवल को आप लोग फॉलो कीजिए, पढ़िए, जो कि परीक्षा वाली कंटेंट है। तो इस वीडियो में आप उन सारे प्रश्नों को पढ़िए और समझिए और ये देखिए कि आप किस पानी में है, कितना जानते हैं, कितनी मेहनत की आवश्यकता है, क्योंकि अब ज़्यादा दिन नहीं बचा है। लगभग 50 से 55 दिन में आपकी परीक्षा होनी है। तो इसकी तैयारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो सजेशन आप दीजिएगा, आप अपना सुझाव दीजिएगा कि इसी सेट के अकॉर्डिंग चीज़ों को, कंटेंट को आप प्रोवाइड कराइए, हम लोग देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए इस सेट को देखते हैं सबसे पहले, उसके बाद और भी बातें करेंगे।
इस वीडियो के माध्यम से आज आप लोगों के बीच लगभग हमने 40 प्रश्नों को लाकर करवाने का कोशिश किया है और मिलके इस प्रश्नों को करेंगे, तब जाके आपको अपनी लेवल का पता चलेगा। जी हाँ दोस्तों, जो तैयारी हम लोग तमाम सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म के माध्यम से देख रहे हैं, वो तैयारी से कुछ हट के तैयारी, हालांकि सब्जेक्ट वही है लेकिन थोड़ा सा जो है बेस जो है उसका स्टैंडर्ड है इसका थोड़ा सा लोअर यानी जनरल कैटेगरी की कह सकते हैं। तो सबसे पहले यह जानेंगे कि कन्याकुमारी भारत से कोलंबो यानी कि श्रीलंका पहुंचने के लिए पार करना पड़ता है। जी हाँ, यहाँ पे ऑप्शन आप देख सकते हैं। ऑप्शन जो है पहला है पाक जलु मरु मध्य, दूसरा है पाक वे, तीसरा मन्नार की खाड़ी और चौथा कुक स्टेट। जी हाँ, कौन से रास्ते से हम भारत से यानी कि कन्याकुमारी से श्रीलंका पहुंच सकते हैं और पहुंचने के लिए किसको पार करना पड़ेगा। तो देखिए पाक जलु मरु मध्य जो है यह साइड होता नहीं है, पाक वे के नाम से भी जाना नहीं जाता। मन्नार की खाड़ी और श्रीलंका के बीच एक भारत जल संधि परियोजना जो है वही रास्ता वही खाड़ी मिलती है पार करने के लिए, उसी को पार करने की आवश्यकता होगी। तो कहने का मतलब जो आपका राइट आंसर हुआ वो आपका हो गया मन्नार की खाड़ी। जी हाँ, इस प्रश्न का सही जवाब मन्नार की खाड़ी हुआ। और नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जी हाँ, एक चीज़ यहाँ पे आप लोग और जान लीजिए कि श्रीलंका को भारत का चाय की बूंद कहा जाता है। ये भी एक सवाल बनता है और परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं। जी हाँ, प्रश्न को थोड़ा तेज़ी से ले चलेंगे क्योंकि यह वीडियो जस्ट एक टेस्ट के माध्यम के लिए किया गया है। इसमें आप लोग अनुमान लगाइए कि आप इस प्रश्नों में से कितने प्रश्न को सॉल्व कर पाते हैं। जी हाँ, इसके बाद टेक्निकली जो हम लोगों की तैयारी होनी है मिल के करने के लिए अलग अलग तरह की वीडियो मैं प्रोवाइड कराऊंगा जो 120 नंबर के कंटेंट के लिए काफ़ी होगा। और आगे चलिए वीडियो में नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। अच्छा लग रहा हो चैनल को भी सब्सक्राइब करते चलिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के बीच है, मिट्टी में मौजूद कार्बनिक पदार्थ को सामूहिक रूप से जाना जाता है। हाइड्रोजन, पॉटसोल, ह्यूम, कोलाइड्स। तो देखिए 4 ऑप्शन यहाँ है, कौन से कार्बनिक पदार्थ है जो सामूहिक रूप से मिट्टी में पाया जाता है। इस प्रश्न के सही जवाब के लिए आपको देना होगा किसी एक ऑप्शन पे उत्तर, और मैं आप लोग को बता देता हूँ कि इसका सही जवाब कि इसका सही आंसर ह्यूम होगा। लेकिन इसका सही आंसर ह्यूम तो होगा। प्रश्न संख्या 42 का सही आंसर ह्यूम ही होगा। जी हाँ दोस्तों, ह्यूम जो है कार्बनिक पदार्थ को सामूहिक रूप से मिट्टी में पाया जाता है। और दूसरी जो चीज़ है, जो ह्यूम पूरी तरह से विघटित और बारीक विघटित कार्बनिक पदार्थ के रूप में भूमि में ऑलरेडी उपलब्ध होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। कीट एक ऐसा जीव है जिसमें पहला ऑप्शन देखिए, कीट एक ऐसा जीव है, कीट एक ऐसा जीव है जिसमें पैरों के 3 जोड़े होते हैं, पैरों के 4 जोड़े होते हैं, सिर, छाती और पेट होते हैं, पंखों और एंटीना की जोड़ी होती है। इसका सही जवाब क्या होगा आप लोग बताएं। देखिए पैर के 3 जोड़े यानी कि कीट जो है, कीट छोटी जो कीड़े होते हैं उनमें 6 पैर होते हैं, क्या यह सही है। पैरों के 4 जोड़े होते हैं, 8 पैर होते हैं, क्या यह सही है। सिर, छाती और पेट होते हैं, क्या यह सही है। पंखों और एंटीना की जोड़ी होती है, क्या यह सही है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आप देखेंगे कि इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा वो होगा आपका पैरों के 3 जोड़े होते हैं। जी हाँ, चलिए जानते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो कीड़े छोटे मोटे भूमि पर रहने वाले आर्थ्रोपोडेड होते हैं जिनकी विशेषता 3 जोड़ी वाले पैर होते हैं। इनके शरीर के 3 अलग अलग खंड होते हैं, जैसे सिर होता है पहला, वक्ष होता है और पेट होता है। ये 3 खंड होते हैं। और होता है क्या, इनमें एंटीना जो होती है 1 जोड़ी होती है।
एक जोड़ी एंटीना होती है जिसमें एस्कैप, पेडिकेल और फ्लैजेलम शामिल होते हैं। मिश्रित आँखों और अक्सर एक या दो जोड़ी पंख होते हैं। तो देखिए आंखें इनकी मिश्रित होती है, यानी कि इनकी क्षमता जो होती है आगे भी देख सकते हैं, पीछे भी देख सकते हैं, एक साथ भी देख सकते हैं। तो इनकी ये एक खासियत होती है। तो कीट एक ऐसा जीव है जिसके पैरों के 3 जोड़ी होते हैं, यह सही ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, थोड़ा तेजी करेंगे क्योंकि इसके बाद आप लोग के लिए कंटेंट बनाना होगा। ये वीडियो आप लोग को कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक करें। जी हाँ, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। अगर अच्छा लग रहा होगा तो अपने YouTube के स्टेटस पे भी इस वीडियो को लगाइएगा, क्योंकि शिक्षकों के लिए यह बहुत ही आवश्यक क्वेश्चन है, इसका जानना बिल्कुल ज़रूरी है। परीक्षा का बेस यही रहेगा। सब्जियों और फल हमारे आहार का हिस्सा होना चाहिए क्योंकि वो उत्तेजित करते हैं किसको? कर्माकुंचन, लार, उत्सर्जन और श्वसन। देखिए किसको उत्तेजित करते हैं, एग्रेसिव करते हैं, खाने के लिए किसको मतलब कि प्रोत्साहित करते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो सब्जियां और फल हमारे आहार का कैसा हिस्सा होना चाहिए ये भी बताइए आप। चलिए हम बताते हैं आपको। कर्माकुंचन पहला ऑप्शन जो है इसका प्रश्न का, कर्माकुंचन जो है ये एक ऐसा चीज़ है कि जब फल और सब्जी हम मुंह में लेते हैं तो खाने के लिए उत्तेजित करता है। लार का काम सिर्फ खाना को पाचने के लिए मतलब कि पाचन के लिए स्टार्ट करने का होता है। उत्सर्जन जानते ही हैं, श्वसन जानते ही हैं, तो इन चीज़ों को उत्तेजित नहीं करता। अगर फल और सब्जियां श्वसन की क्रिया को उत्तेजित कर दे तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, उत्सर्जन की क्रिया को उत्तेजित कर दे तो पेट खराब हो जाएगा, और लार की प्रक्रिया को कर दे तो समझिए कि एक जो आपके शारीरिक संतुलन है उसको बिगाड़ देगा। तो कहने का मतलब कर्माकुंचन से आप क्या समझते हैं? कर्माकुंचन का मतलब होता है कि जो आंतों की गति से जो निकलती है चीज़ें वो कर्माकुंचन कहलाती है। ये गति सारे पाचन नाल में ग्रास नली से लेकर मलाशय तक होती है, जिसमें खाया हुआ या पाचित आहार निरंतर जो है अग्रसर होते रहता है, यानी बढ़ाने का काम करते रहता है, रुकने कहीं नहीं देता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। रबर के बगान के बारे में जानते हैं कि किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जी हाँ, पहला जो आपके ऑप्शन जो है आपके समशीतोष्ण क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र, ध्रुवीय क्षेत्र, मध्य रेखीय क्षेत्र। तो ये रबर के बगान कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका 1 नंबर। जी हाँ, समशीतोष्ण क्षेत्र। यहाँ पे बात करें तो जो रबर के बगान समशीतोष्ण क्षेत्र में पाए जाते हैं। जंगली रबर, जी हाँ, जो फॉरेन एरिया में आप जाएंगे, विदेशों में जाएंगे, जैसे कि मान के चलें कि ब्राज़ील या दक्षिणी अमेरिका के क्षेत्र में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पाएंगे कि जंगली क्षेत्रों में रबर के बगान पाए जाते हैं। रबर के बगान भारत, म्यांमार, श्रीलंका, इंडोनेशिया, थाईलैंड यानी कि एशियाई महादेशों में भी रबर के बगान पाए जाते हैं, जिसमें भारत भी शामिल है जहाँ पे रबर की बगान होती हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। समुद्र नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो समुद्र ज्वार किसके कारण होता है? सूर्य के प्रभाव, चंद्रमा का प्रभाव, चंद्रमा और सूर्य का संयुक्त प्रभाव, पृथ्वी और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण। जी हाँ, यह ऑप्शन आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आप लोग बताएं कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए समुद्र ज्वार का सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ता है प्रश्न संख्या के ऑप्शन नंबर 3 से आप देख सकते हैं, चंद्रमा और सूर्य का संयुक्त प्रभाव की वजह से होता है। सभी अभ्यर्थियों को लग रहा होगा कि पृथ्वी और सूर्य की गुरुत्वाकर्षण के कारण ये जो है समुद्र का ज्वार होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। समुद्र का ज्वार जो है चंद्रमा और सूर्य की संयुक्त प्रभाव है। जी हाँ दोस्तों, तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा। ये ऐसे प्रश्न है कि इसका स्टैंडर्ड भी कम नहीं कहा जा सकता और ना ही ज़्यादा कहा जा सकता। ये प्राइमरी लेवल की ये चीज़ें हैं जो आप और हम पढ़ चुके हैं बट दिमाग में नहीं है, और वैसे ही प्रश्नों को पूछने की बात जो है बीपीएससी के अध्यक्ष के तरफ से की जा रही है। यही सब प्रश्न जो है हम और आपको फंसाएंगी। जी हाँ, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं।
तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एक प्रश्न है कि भारत में जो है न्यायपालिका का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है। ये प्रश्न संख्या का आंसर आप लोग बताएं। ये लगभग संविधान से रिलेटेड है और यह इजी चीज़ है, इसको आप लोग बता सकते हैं। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से इसका उत्तर ज़रूर बताएं। तो प्रश्न संख्या का सही आंसर जो होगा वो होगा कि न्यायपालिका का नेतृत्व किसके द्वारा होता है। तो न्यायपालिका का नेतृत्व जो है उच्चतम न्यायालय के द्वारा होता है। न्यायपालिका उच्चतम न्यायालय के द्वारा ही इसका नेतृत्व करती है। और संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका संविधान के संरक्षण और संघीय न्यायालय की है। तो इसलिए भारत का सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायिक मंच और अपील का अंतिम न्यायालय होता है। तो यही न्यायपालिका का नेतृत्व करती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या आपको देखने को मिलेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है। तो यहाँ पे अगर आएंगे ऑप्शन की तरफ तो आप देखेंगे कि इसका जो सही ऑप्शन होगा मधुमोम, पैराफिन मोम और गैसोलीन नेफ्था। जी हाँ, आपके स्क्रीन पे जो प्रश्न दिख रहा है उसका सही आंसर क्या होना चाहिए। पैराफिन मोम जो है ये क्या है, ये बायोगैस का ही एक रूप है। गैसोलीन बायोगैस का ही रूप है। नेफ्था बायोगैस का ही रूप। इसलिए जो इसका मधुमोम है, ये मोम जो है मधुमक्खियों के छत्ते से तैयार होता है। यह मान के चलिए कि इस मोम का जो मधुमक्खी के पालन से जो उनके छत्ता होती है, यानी कि कह सकते हैं एपी कल्चर के माध्यम से मधुमोम की तैयारी होती है, बनाई जाती है। तो ये प्राकृतिक गैसों की श्रेणी में नहीं आती है। यह कृत्रिम चीज़ें हैं जिसका मनुष्य खुद एपी कल्चर करता है, यानी मधुमक्खी पालन करता है। चलिए एपी कल्चर से नेक्स्ट सवाल एक और है। यहाँ पे देखिए, एपी कल्चर निम्नांकित में से किससे संबंधित है। अभी ही हमने बताया कि मधुमक्खी पालन से ही संबंधित है। जी हाँ, एपी कल्चर जो है मधुमक्खी पालने के कल्चर को कहा जाता है। और मत्स्य पालन, मछली पालन का जो कल्चर है उसको कहा जाता है पीसी कल्चर। मुर्गी पालन को कहा जाता है कुक्कुट पालन। याद रखिएगा। लेकिन गर्मी भी बहुत काफ़ी है, लाइन नहीं है। इस बीच हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों के लिए कुछ कंटेंट प्रोवाइड कराएं। हमारा जो दिमाग था, मैं सोच रहा था कि इस वीडियो को बहुत बड़ा बनाऊं, लेकिन फ़िलहाल के लिए हम लोग इसी प्रश्न पे छोड़ देंगे। आगे बहुत सारी स्टॉक्स है प्रश्न की, हम लोग लगातार 120 प्रश्नों को करते चले तो परीक्षा तक हम लोग के पास 4000 से 4500 प्रश्नों का स्टॉक तैयार हो जाएगा। इसलिए आप लोग इस वीडियो को, इस जो सेट्स को छोड़े नहीं। और आप लोग इस वीडियो के माध्यम से यह भी समझ चुके होंगे कि प्रश्न का लेवल कितना अच्छा है। तो लास्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या है। घर्षण को निम्नांकित में से किनके द्वारा कम किया जा सकता है। घर्षण को कम करने की बात की जा रही है। तो स्नेहक का उपयोग करके, पॉलिश करके, महीन पाउडर के द्वारा उपयोग करके, उपरोक्त सभी। तो 50 का जो राइट आंसर होगा, देखिए घर्षण को कम करने के लिए आप स्नेहक का भी उपयोग कर सकते हैं और पॉलिश का भी उपयोग कर सकते हैं, महीन पाउडर का भी उपयोग कर सकते हैं। जी हाँ, देखते होंगे आप लोग कैरम बोर्ड पे पाउडर का उपयोग करते हैं घर्षण को कम करने के लिए। पॉलिश का उपयोग जो है चिकना करने के लिए करते हैं। स्नेहक का भी उपयोग सेम चीज़ है। उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों, यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा। प्रश्न का लेवल इसी प्रकार से रहेगा। अगर आपकी तैयारी इस प्रकार से होती है तो समझिए कि आप इस बार बीपीएससी शिक्षक बहाली में शिक्षक बन जाएंगे। और इससे भी बेटर कंटेंट के साथ मैं हाजिर होने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सिर्फ आप लोग का सपोर्ट चाहिए और करना आप लोग को यही होगा कि वीडियो का जो लिंक है अपने अपने व्हाट्सएप के स्टेटस में लगाइए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।